अगर आप इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीरज पब्लिकेशन की बुक्स आर द बेस्ट। और अभी इस वक्त उनके वेबसाइट पर एक ऑफर चल रहा है। इफ़ यू परचेज एनीथिंग वर्थ मोर देन 500 रुपीज देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 50% डिस्काउंट। और कोई भी बुक परचेज पर अगर आप मेरा कूपन कोड TBG2023 यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो देर किस बात की, लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्रेन गेम। सो आज हम बात करने वाले हैं BEGE 106 यूनिट नंबर 36, दैट इज इंडियन इंग्लिश पोएट्स। सो टोटल 10 पोएट्स हैं इस ब्लॉक में और हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यूनिट की, दैट इज नंबर 36। और हम बात करेंगे 2 प्रोमिनेंट पोएट्स के बारे में। नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर एंड नंबर 2 सरोजनी नायडू। सो रविंद्रनाथ टैगोर की हम 2 पोएम्स पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 कास्ट माई नेट इनटू द सी एंड व्हेन आई गो अलोन एट नाइट। एंड सरोजनी नायडू जी की भी हम लोग 2 पोएम्स पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 दमयंती टू नल इन द आवर ऑफ एक्साइल एंड नंबर 2 क्रेडल सॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट विद रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही वाइडली नोन इंडियन राइटर रहे थे 20th सेंचुरी में एंड ही वॉज द ओनली इंडियन एंड फर्स्ट एशियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता इन लिटरेचर इन 1913। इन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था फॉर गीतांजलि और ये एक कलेक्शन है डिवोशनल सॉन्ग्स का। एंड पोम्स के अलावा वो सॉन्ग्स भी लिखते थे, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, एसेज। ही वॉज अ थिंकर, फिलोसोफर और काफ़ी कुछ उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी थी शांति निकेतन में इन वेस्ट बंगाल एंड इसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इन्होंने इंडियन पोइट्री में फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है एंड इसी चीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पोइट्री में। वो नेचर के बारे में भी लिखते थे एंड वेरी प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल एलिमेंट उनके हमेशा रहता है उनकी पोम्स में। एंड एक बहुत ही वेल नोन नॉवल है उनकी गोरा। ऑल्सो एक उन्होंने प्ले लिखी है रेड ओलेंडर्स, काफ़ी ज़्यादा फेमस play है and another one is the mother's prayer. And now let's talk about his first poem, that is cast my net into the sea. अब ये जो पोएम है ये ली गई है द गार्डनर, एक कलेक्शन है जो कि पब्लिश की गई थी 1913 में और ये एक प्रोज पोम है। सो एक प्रोज पोम स्टैंजाज में डिवाइडेड नहीं होती है, ये पैराग्राफ में लिखी जाती है और जब इसे रीड करते हैं तो ये पोम की तरह ही साउंड करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रोज पोम। और इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंसिडेंट्स एंड डायलॉग्स भी हो सकते हैं एंड कई बार जो ये लैंग्वेज होती है सिंपल रखी जाती है बट देयर इज़ अ यूज ऑफ मेटाफर्स इन दीज टाइप ऑफ पोएम्स। सो नाउ लेट्स रीड द पोम स्टैंजा बाय स्टैंजा और हम इस पोम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक सिंपल पोएम नहीं है, ये एक सिम्बॉलिक पोम है जिसमें काफ़ी कुछ मीनिंग छुपा हुआ है इनके लाइन्स के पीछे। सो लेट्स स्टार्ट। सो In the morning, I cast my net into the sea. I dragged up from the dark abyss things of strange aspect and strange beauty. Some shone like a smile, some glistened like tears, and some were flushed like the cheeks of a bride. So ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। इसमें जो नरेटर है वो सुबह सुबह मतलब बहुत ही सुबह सुबह के टाइम पे जो फिशर्स होते हैं जैसे वो सी पे वो समुद्र के तट पर जाते हैं और फिर वहाँ पे वो अपना जाल फेंकते हैं। तो तो कुछ ऐसा ही हमारा नरेटर भी सी की तरफ गया है और उसने अपना जाल फेंका है और फिर और वो जब अपने जाल को वापस खींचते हैं तो काफ़ी सारी स्ट्रेंज चीज़ें उनको मिलती हैं उसके अंदर से। और ये जो वो जाल फेंकते हैं तो एक डार्क एबिस में फेंक रहे हैं एंड एबिस का मतलब होता है बेसिकली अ वेरी डीप होल जिसका कोई बॉटम ना हो। तो उस डार्क सी जगह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी जाल में फंसा ली हैं और उसको बाहर निकाल रहे हैं और काफ़ी सारी स्ट्रेंज ब्यूटी यानी कि अजीब सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ब्यूटीफुल हैं क्योंकि कुछ कुछ जो हैं उसमें से शाइन कर रही हैं लाइक स्माइल, कुछ उसमें ब्राइटली दिख रहा है हमें कुछ जो कि टीयर्स जैसा, मतलब जैसे टीयर्स होते हैं ब्राइट नज़र आते हैं ऐसे इट इज़ ग्लिसनिंग लाइक टीयर्स। एंड कुछ फ्लश कर रही हैं चीक्स ऑफ ब्राइट, जैसे चीक्स ब्राइट की जो चीक्स होती हैं वो फ्लश करने लग जाती हैं, वो पिंक पिंक हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हमें दिखने को, कुछ आइटम्स देखने को मिल रहे हैं जो उनको उस एबिस में से मिला है अपनी जाल में। तो वो सोचते हैं कि मैं इसको अपने लवर के पास लेके जाता हूँ। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सो व्हेन विद द डेज बर्डन आई वेंट होम, माई लव वॉज सिटिंग इन द गार्डन आइडली टेयरिंग द लीव्स ऑफ अ फ्लावर। सो वो बेसिकली अपना पूरा दिन का पूरा काम करके
वहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं और वो उनके अपनी वाइफ़ की तरफ वो जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ़ है, वो एक गार्डन में बैठी हुई हैं और वो बस अकेली हैं। तो जो पेटल्स है फ्लावर्स की वो एक-एक करके तोड़ रही हैं। एंड आई हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन प्लेस्ड एट हर फीट ऑल दैट आई हैड ड्रैग्ड अप एंड स्टूड साइलेंट। तो वो थोड़े से हेसिटेट करते हैं कि वो शायद दे या ना दे, इसमें वो कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि जो सामान वो लेकर आए थे, कुछ अच्छी तो चीज़ें थीं, कुछ शाइन कर रही थीं, तो वो थोड़ा-सा हिचकिचा रहे थे, हेसिटेट कर रहे थे। बट फाइनली उन्होंने उन चीज़ों को उनके फीट पर प्लेस कर दिया, उनके पैरों पर रख दिया और उसके बाद वहाँ पे खड़े हो गए बिना कुछ बोले। सो शी ग्लांस्ड एट देम एंड सेड, "व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स आर दीज़?" कि ये सब चीज़ें क्या हैं? वो देखती उनके तरफ। आई नो नॉट ऑफ व्हाट यूज़ दे आर, मतलब कि मुझे नहीं पता कि यार ये किस चीज़ के काम आने वाले हैं। आई बाउड माई हेड इन शेम एंड थॉट, आई हैव नॉट फॉट फॉर दीज़। आई डिड नॉट बाय देम इन द मार्केट। They are not fit gifts for her. Then the whole night through, I flung them one by one into the street. तो वो वहाँ पर एकदम शेमफुल होकर खड़े थे और अपना हेड उन्होंने बाउ किया, अपना सर झुका लिया और फिर उन्हें सोचा कि यार ये सब चीज़ें ना तो मैंने कहीं से लड़के मैंने ली हैं, ना ही मैंने इसको खरीदा है। तो ही इज़ नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ दीज थिंग्स कि जो उनको वो अपने लवर के लिए लेकर आए, अपने वाइफ के लिए लेकर आए हैं और उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत सैड फील कर रहे हैं। ही इज़ डिजेक्टेड, इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड एंड देन ही थॉट कि यार मैंने क्यों ही मैं इसको लेके मैं लेकर आया, क्योंकि ये सब चीज़ें फालतू हैं, ये सब किसी भी वैल्यू की नहीं है। देन द होल नाइट थ्रू आई फ्लिंग देम एंड उसके बाद उन्होंने एक बार एक-एक करके पूरी रात वो खड़े हो गए स्ट्रीट पे, उनको सारा एक-एक करके फेंकते रहे। इन द मॉर्निंग ट्रैवलर्स केम, दे पिक्ड देम अप एंड कैरिड देम इनटू फार कंट्रीज। फिर अगली सुबह कुछ ट्रैवलर्स आए जो कि ट्रैवल करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। उन्होंने इन चीज़ों को देखा, इकट्ठा किया और फिर वो अपनी-अपनी जगह पे चले गए दूर-दूर। वो अपनी-अपनी कंट्रीज़ में उन चीज़ों को लेकर चले गए। सो ये एक बहुत ही डायरेक्ट प्रोज़ पोएम लग रही है, बट इसके पीछे काफ़ी सिंबॉलिक मीनिंग है। सो द डीपर मीनिंग बिहाइंड दिस एंड इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे, जैसे कि हमें इस पे कुछ-कुछ नाउन्स देख सकते हैं इधर-उधर की, जैसे सी, एबिस, लव एंड ट्रैवलर्स। तो ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हम मटेरियल थिंग्स की बात कर रहे हैं। रवींद्रनाथ टैगोर हमें इस पोएम से ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम भी बहुत सारे ऐसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड चीज़ें जो बहुत चमकती हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है उनको देखने में, हम वो चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, हम अपने पास रख लेते हैं, तो ये मटेरियल थिंग्स हैं। और फिर वो दूसरी जगह बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी स्पिरिचुअल होना। जब हम इन चीज़ों से, इन मटेरियल चीज़ों से दूर हो जाएँ, हम इनको त्याग दें एक्चुअली, और इनसे हम अटैच्ड ना हो, क्योंकि जब हम इन चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं तो हम सीधा अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हैं, हम अपने गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं। तो हियर जो उनके लवर हैं, जो उनकी वाइफ है, जो गार्डन में बैठकर एक-एक करके फ्लावर की पेटल तोड़ रही है, वो फ्लावर के जो पेटल्स वो तोड़ रही हैं बेसिकली, वो हर एक-एक साल जो इंसानों का है वो तोड़ के, यानी कि 1-1 ईयर वो माइनस होता जा रहा है। एंड वो जो चीज़ें हैं, जो इंसान है, जो नरेटर है यहाँ पर, वो बेसिकली इज़ अ मैन, यानी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन काइंड की बात हो रही है। और वो कैसे इन चीज़ें जो भी सुंदर हैं, चमकती हुई चीज़ें, तो उनको ऑफरिंग की तरह वो भगवान को या गॉड को उनको चढ़ाया जा रहा है या उनको दिया जा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे गॉड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, क्योंकि ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो लोगों को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके ही पीछे भागते रहते हैं। बट ये जो मटेरियल थिंग्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो हमारे डिज़ायर्स को पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन वो हमें गॉड की तरफ या उन तक पहुँचने में हमें मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये चाहे ब्राइट हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन फिर भी ये हमारी अल्टीमेट रियलिटी से कई गुना बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट है। सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकती हैं किसी पॉइंट पे, बट एट सम पॉइंट दे विल नॉट हेल्प अस टू ग्रो स्पिरिचुअली फ्रॉम इनसाइड। तो स्पीकर भी जो है, यानी कि जो नरेटर है, वो अशेम्ड हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अपना डिवोशन टू गॉड बाय ऑफरिंग दीज थिंग्स टू देम, बट ये फिजिकल चीज़ें इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में हैं, बट ये कभी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक नहीं पहुंच सकता है। तो दैट इज़ वाई वो इन सब चीज़ों को त्याग देते हैं, उनको वन बाय वन उस स्ट्रीट में फेंकते हैं उस चीज़ को, एंड वो उसको त्याग देते हैं। तो दैट मीन्स कि वो अब अपने गॉड की तरफ या फिर अपने स्पिरिचुअल सेल्फ की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा मेटाफोरिकल पोएम है, जिसको बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है, अलग-अलग इन्होंने सिमिलीज़ का यूज़ करके हमारे। इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वेरियस इमोशंस that the physical objects cause in us. Also that if we denounce these things, then हम अपने spiritual self से ज़्यादा connect होते जाते हैं. So this is how the poem ends, and I hope कि आपको ये poem अच्छे से समझ आई होगी. And that was
I cast my net into the sea. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं When I Go Alone in the Night, that is the second poem by Rabindranath Tagore. वन स्टैंजा उसका रीड करते हैं और इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट, When I go alone at night to my love tryst, birds do not sing, the wind does not stir, the houses on both sides of the street stand silent. तो बहुत सिंपल लाइन्स हैं. जब मैं अकेले घर से निकलती हूँ एंड आई वॉन्ट टू मीट माई लव, तो ट्रिस्ट का मतलब है एक सीक्रेट मीटिंग, ठीक है, बिटवीन लवर्स. तो जो प्यार करने वाले लोग हैं रात के समय में जब कोई नहीं उन्हें देख सकता है, कोई उन्हें नोटिस नहीं कर सकता है, तो वो भी ऐसे ही जो हमारी यहाँ पे नरेटर है एंड एक्चुअली शी इज़ अ गर्ल, तो वो बाहर जा रही है अपने लवर से मिलने के लिए और उसे कुछ सुनाई नहीं देता है. सारे बर्ड्स जो हैं सब शांत हैं, कोई बर्ड चहचहा नहीं रही है, ना तो कोई विंड बह रही है, एंड जो हाउसेज हैं बोथ साइड्स पे स्ट्रीट के वो सब कुछ साइलेंट हैं. इट इज़ माई ओन एंकलेट्स दैट ग्रो लाउड एट एवरी स्टेप एंड आई एम अशेम्ड. तो मतलब जैसे से वो आगे बढ़ती रहती हैं तो उनके जो एंकलेट्स है पैर में, जो उनकी पायल है वो बजती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अशेम यानी कि बहुत शर्म आ जाती है उन्हें. When I sit on my balcony and listen for his footsteps, leaves do not rustle on the trees, and the water is still in the river like the sword on the knees of a sentry fallen asleep. सेंट्री का मतलब है अ सोल्जर या फिर एक गार्ड. तो यहाँ कहा गया है कि कैसे जैसे कि वो एक बालकनी में अगर वो बैठी हैं तो उन्हें चीज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि उनको फुटस्टेप सुनाई देते हैं अपने लवर के चलते हुए, और जो लीव्स हैं वो रसलिंग नहीं कर रही, यानी कि जब फड़फड़ाती नहीं है या फिर वो हिलती हैं जब जैसे आवाज़ आती तो वो नहीं हो रहा. और वाटर जो है पानी वो स्टिल है, यानी कि जो रिवर का पानी है वो नहीं बह रहा है, या बह भी रहा तो उनको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है. सो जस्ट लाइक द स्वर्ड ऑन द नीज ऑफ अ सेंट्री, यानी गार्ड जैसे वो सो रहा होता है. इट इज़ माई ओन हार्ट दैट बीट्स वाइडली, आई डू नॉट नो हाउ टू क्वाइट इट. तो सिर्फ और सिर्फ किसकी आवाज़ उन्हें आ रही होती है? सिर्फ और सिर्फ उन्हें आवाज़ आ रही होती है अपने दिल की, जो बहुत ज़ोर से धड़क रहा है और उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता इसके अलावा. So when my love comes and sits by my side, when my body trembles and my eyelids droop, the night darkens, the wind blows out the lamp, and the clouds draw veils over the stars. So जैसे ही उनके लवर उनके पास आ जाते हैं, उनके साथ में वो बैठते हैं, तो उनकी जो पूरी बॉडी वो ट्रेम्बल कर रही है, यानी कि वो काँप रहे हैं, और उनकी जो आईज़ है वो ड्रूप हो गई हैं, एंड वो रात और काली होती जा रही है और हवाएं बह रही हैं, और हवाओं के बहने की वजह से लैम्प यानी कि जो भी लैम्प है वो बुझ गया है, एंड जो क्लाउड्स हैं वो भी स्टार्स को छुपा दिया उन्होंने, तो कुछ रोशनी भी नहीं है, तो डार्कनेस आ गई है थोड़ी बहुत. सो इट इज़ द ज्वेल एट माई ओन ब्रेस्ट दैट शाइन्स एंड गिव्स लाइट, आई डू नॉट नो हाउ टू हाइड इट. तो जो उनके ज्वेल है, यानी जो उन्होंने हार पहना है, एक नेकलेस पहना है, वो शाइन कर रही है उनके ब्रेस्ट के ऊपर, उनके चेस्ट के ऊपर, और इसके वजह से वो लाइट उनको थोड़ी बहुत दिख रही है. आई डू नॉट नो हाउ टू हाइड इट, एंड उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो उस चीज़ को कैसे छुपाए. तो ये दिखने में और सुनने में काफ़ी सिंपल और सरल पोम लग रही है कि एक लड़की है जो अपने लवर से मिलना चाह रही है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता उसके दौरान. तो ये अगेन एक सिम्बॉलिक पोएम है, एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने अगेन एक स्पिरिचुअल वे में इस पर्टिकुलर पोएम को लिखा है, जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक वुमेन है जिसको डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे वो अपने लवर से मिलने जाती है, उसका वेट करती है, और वो उनका वेट करते करते वो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या कभी सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं. लेकिन यहाँ एक सिम्बॉलिज्म ये है कि ये जो गर्ल है इट्स बेसिकली द मैन, यानी इंसान. और ये पोम रिलेशनशिप बताता है एक मैन और गॉड के बीच में, एक डिवोटी के बीच में, कि कैसे वो गॉड को प्यार करता है और गॉड से अपनी सारी चीज़ें समर्पण करना चाहता है और उनसे जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है स्पिरिचुअली. बट यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो उस चीज़ को रोक देती हैं. ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे डिवोटी फील करता है व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट गॉड, एंड हर तरफ साइलेंस है ऑल अराउंड. सो ये जो ओपनिंग लाइन्स है वो डिस्क्राइब करती हैं किस तरह से डिवोटी फील करती है जब वो गॉड के बारे में सोच रहे हैं. सो इन साइलेंस ऑल अराउंड, जब वो अकेले जाती हैं, नो बर्ड्स आर सिंगिंग, कोई साउंड नहीं आ रहा विंड का, एंड एवरीथिंग इज देयर इज़ नो साउंड. तो वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड भी हैं अपने लवर से मिलने के लिए. स्केर्ड है दैट समवन विल हियर हर गोइंग टू मीट हर लवर. तो वो डरी हुई कि कोई किसी को पता ना चल जाए उनसे मिल रहे हैं. तो शी इज़ अनेबल टू काम हर माइंड विच इज़ नीडेड टू रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. वो गॉड की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो साइलेंट, क्योंकि वो शांत ही नहीं है अंदर से. ये पोएम सजेस्ट करती है कि कैसे जो बिलवड है उनको अपने दिल को शांत करना होगा, तभी वो प्रेजेंस ऑफ गॉड को महसूस कर पाएंगे.
जैसे कि विंड ब्लोज आउट द लैम्प एंड स्टार्स जो है इट कवर्स ऑल द डार्कनेस, इट सजेस्ट कि डिवोटी इज अनेबल टू बिकम वन विद गॉड बिकॉज ही फील्स टू ओवरकम हिज पेटी सेल्फ एंड हिज ईगो। एंड ये ईगो को रिप्रेजेंट किया है साउंड ऑफ द एंकलेट्स एंड द बीटिंग ऑफ हार्ट या फिर ब्राइटनेस ऑफ द ज्वेल एट हर ब्रेस्ट। तो पोएम एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करता है बिटवीन कंप्लीट साइलेंस सिंबलाइजिंग अ टोटल सरेंडर टू गॉड्स विल and various other sounds representing the emotional disturbance of the devotee। तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में समझाई गई कैसे डिवोटी जो है उनको अगर गॉड को प्रे करना है इन अ स्पिरिट ऑफ टोटल सरेंडर एंड तभी एक कंप्लीट कम्युनिकेशन हो पाएगा विद द डिवाइन गॉड। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर वो अच्छे से अपने आप को शांत ना करे, अपने मन को शांत ना करे और फिर इस पर्टिकुलर एंड वो अपनी एंड पूरी तरीके से सरेंडर ना करे, तब तक ये नहीं हो सकता। तो यही सजेस्ट करता है कि हमें किस तरह से गॉड से अगर मिलना है या उनसे हमें अपना कम्युनिकेशन बनाना है तो हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाना होगा और अपने आप को एक गॉड से एक अलग एंटिटी नहीं मानना होगा। सो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पोएम थी बाय रवींद्रनाथ टैगोर एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और हम उन पर्टिकुलर पोम्स पे या फिर हम उन पर्टिकुलर यूनिट्स पे बात कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो फॉर मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।